देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज बजट के दिन पूछता है भारत। देशवासियों, आज सरकार ने सुनहरे भविष्य का रोड मैप तय कर दिया है। देश के विकास को रफ्तार देने वाला बजट बनाया है। कोरोना काल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। हर देश की अर्थव्यवस्था हिल गई है दोस्तों। इस बीच हमारी सरकार उम्मीदों का बजट लेकर आई है। आज यह ऐसा बजट है जिससे विकास का बजट कहा जा सकता है। कोरोना की वजह से जो झटका लगा था उससे बाहर निकलने वाला बजट है। आज मैंने दिन भर ऐसे लोगों से बात की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को जानते हैं, जो बजट को गहराई से समझते हैं। इन सभी ने बताया कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन दिखता है। इसलिए इस बार ऐसा बजट तैयार किया है जो किसान और गरीबों के लिए है। कोरोना की वजह से कई लोगों के उद्योग धंधे चौपट हुए, लोगों की नौकरियां छीनी गई, अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई थी। इसलिए इस बार ऐसा बजट तैयार किया है दोस्तों जिससे रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगी। छोटे और मध्यम उद्योग चलाने वाले एमएसएमई वालों को राहत मिलेगी। उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगी। गरीबों को दूसरे राज्यों में दिक्कत ना आए, इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है। इसका सीधा फायदा किसको होता है? उन प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट वर्कर, उनको होगा जो दूसरे राज्य में कमाने के लिए आते हैं। उन्हें नए राज्य में नया राशन कार्ड बनवाने की टेंशन नहीं होगी। वही राशन कार्ड वो कहीं से यूपी से लेके महाराष्ट्र या केरल चले जाए, वही एक राशन कार्ड चलेगा। और दोस्तों आगे बताता हूं आपको मैं, गरीबों में मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने की योजना को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। 1 करोड़ और महिलाओं को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। पर ये सारी बातें राहुल गांधी वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, अंतोनिया दी माइनो, इनको ये चीजें नजर नहीं आ रही। वो इस पर भी सियासत कर रहे हैं। ये लोग हर वक्त गरीबों का नाम जपते रहते हैं, पर जब सरकार गरीबों के लिए बजट लेकर आई है तो ये उसमें भी मीन मेख निकालने में जुट गए हैं। दोस्तों, इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत काफी कुछ है। इससे उन लोगों की छाती पर सांप लौटेगी जो लोग किसानों पर सियासत कर रहे हैं। किसानों को भड़काने वालों, ये भड़काऊ गैंग को आज करारा तमाचा लगा है। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा तो किसानों के हितैषी होने का ड्रामा करने वाले इनकी पोल खुल गई। दोस्तों, 2013-14 में यूपी की सरकार थी, तब गेहूं, यूपीए की सरकार थी, तब गेहूं और धान पर जो एमएसपी दी गई थी उसके दुगने से भी ज्यादा एमएसपी सरकार आज किसानों को दे रही है। और एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, दाल की खेती करने वालों को 40 गुना से ज्यादा एमएसपी आज सरकार दे रही है। इसीलिए आज मैं राहुल वाड्रा गांधी से पूछना चाहता हूं कि भाई, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है? एक्चुअल फैक्ट क्या है? आज साबित हो गया है दोस्तों कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ा रही है। किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आज तो सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि एमएसपी खत्म तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बजट में भी इस पर मुहर लगा दी। और क्या चाहिए? ये तिकायत जी क्या करेंगे इसके बाद? तिकायत जी की बात छोड़िए, वो जो है क्या है उसका नाम, जिसको 200-300 वोट मिलते हैं, जिसकी डिपॉजिट जाती है, ये योगेंद्र यादव, ये क्या करेंगे आप? एमएसपी बांटने के लिए बजट में अलग से पैसों की भी प्रबंध की गई है। योगेंद्र यादव, सुन रहे हो आप? अब जो 20 वोट आपको मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इस बार सरकार ने दिखा दिया बिल्कुल कि जब पूरी दुनिया किसी महामारी से जूझ रही हो तो हमारा भारतवर्ष सबको रास्ता दिखा रहा है। और अब सरकार इसे और आगे ले जाने वाली है।
कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने कितने पैसे रखे? विश्वास नहीं होगा दोस्तों आपको, सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए, ताकि आपको और हमें कोविड वैक्सीन मिले, ताकि हमारे परिवार स्वस्थ रहे। 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। 35,000 करोड़ रुपए। हेल्थ सेक्टर की बजट 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई। दोस्तों, इन बातों को ये साफ साफ पता चलता है इन बातों से कि ये सरकार गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्ग का ख्याल रख रही है। सरकार का पूरा फोकस आम आदमी पर है, पर कुछ नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। इनका क्या करें दोस्तों, वो लगे हैं भ्रम फैलाने में। इनकी आदत हो गई है कि देश को गुमराह करने की, पर अब हम ऐसे लोगों को रोकेंगे, हमें इसको रोकना पड़ेगा। इसलिए पूछिए मेरे साथ, क्योंकि आज पूछता है सारा भारत कि जब बजट में सरकार ने हर तबके का ध्यान रखा है, गांव और किसानों पर सबसे अधिक ध्यान रखा है, तब विपक्ष बजट को लेकर इतनी बेचैन क्यों है, पूछता है भारत। और दूसरा सवाल, क्या मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष के नेताओं को अब गरीबों और किसानों का भला भी नहीं दिखता? और पूछता है भारत दोस्तों आज कि जो लोग इस बजट को गरीब विरोधी बता रहे हैं, क्या उनके लिए सियासत देश से बड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल आज कि अब तक जो लोग किसानों को लेकर झूठ बोल रहे थे, क्या इस बजट से उनका पर्दाफाश नहीं हो गया? यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. ये उम्मीदों का बजट है, ये नए भारत का बजट है। कोरोना महामारी के भीषण संकट काल में वित्त मंत्री के पिटारे पर पूरे देश की नजर थी, लिहाजा सरकार के लिए इस बजट को पेश करना किसी चुनौती से कम नहीं था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लोगों को निराश नहीं किया। मोदी सरकार ने देश की उम्मीदों पर टॉप गियर लगाने वाला बजट पेश कर आत्मनिर्भर भारत की नींव रख दी है। इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। इसके साथ साथ अन्नदाताओं को लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने का ऐलान भी कर दिया। देश को विकास की पटरी पर सरपट दौड़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, स्वास्थ्य और बीमा पर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन विपक्ष इस लोक लुभावन बजट पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। मोदी सरकार का ये बजट अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। इस दशक के पहले बजट को सुनकर शेयर बाजार ने भी जमकर दौड़ लगाई। सेंसेक्स में 2300 अंकों की तेजी आई और निफ्टी भी 14,000 के ऊपर बंद हुआ। बजट में देश को आर्थिक ऊर्जा देकर मोदी सरकार ने साफ दिखा दिया कि नया भारत विकास का नया इतिहास लिखने वाला है। लेकिन ये फायदे विपक्ष को नहीं दिख रहे, उनकी सियासत जोरों पर है। सवाल ये है कि मोदी विरोध में देश हित का विरोध कब तक चलेगा, पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज ए.के. वाजपेयी, अवनीजेश अवस्थी और गौरव आर्या, और डिबेट में गौरव भाटिया, अजय वर्मा, राहुल लाल, शुभांकर भट्टाचार्य और सतीश प्रकाश आज आक्रमण करेंगे गौरव भाटिया पर। मगर करनी चाहिए क्या अवनीजेश जी, आप मुझे बताइए आज क्या हम, अवनीजेश जी आप हमें बताइए, आप हमसे बड़े हैं। आज के दिन तो जरूरत नहीं है ना, किसी दिन कभी कोई अच्छा काम करे तो सराहना भी चाहिए ना। अर्णव, पिछले 6 सालों में क्या एक किसी भी कार्य की इस सरकार की इन्होंने क्या प्रशंसा की है? क्या
जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते रहे, जो सेना को और पुलिस का मोरल डाउन करते रहे, आज तक कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे लगता है कि बजट के साथ साथ इस सेशन में झूठ बोलने वाले, झूठे आरोप लगाने वालों पर भी यह कानून आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक ने PIL फाइल कर दी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई माफी मांग ले। जो लोग ट्वीट करके गलत खबर देते हैं उन पर भी कोई ना कोई कानून बनना आप ही बोल रहे हैं। ये सिर्फ झूठ राहुल लाल जी सुन तो लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। 6 साल में कितना MSP बढ़ा, उससे पहले कितना था? तथ्यों पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करो, कंपैरिजन पे बात करो। मेरे साथ फैक्ट्स पे बात करो। सेना के लिए सैनिक 100 नए सैनिक स्कूल खोलना, ताली बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों घटाया गया? 7 नए टेक्सटाइल हब खोलना, ताली बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली ना, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली ना, अरे ताली बजाओ। मुझे मालूम है आपको सैनिक स्कूल खोलने से परहेज है। आपको लगता है सैनिकों के लिए क्या स्कूल की जरूरत है? हाँ, मुझे मालूम है। सैनिकों के बच्चे इधर उधर घूमते रहे अपने सर्टिफिकेट लेकर के कि हमें इस स्कूल में दाखिला मिल जाए, इस स्कूल में दाखिला मिल जाए। मुझे मालूम है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है। पड़ेगी पोल, मुझे मालूम है आज बहुत खोलनी पड़ेगी पोल। सैनिकों के लिए 100 अवनी जी, मैंने सोचा था आज मुझे ये लोग कष्ट नहीं देंगे, मगर मुझे दोस्तों, मैंने सोचा था आज गौरव भाटिया कि आज मुझे कष्ट नहीं देंगे, मुझे खोलनी नहीं पड़ेगी पोल और हम आराम से बात करेंगे, मगर मुझे जो लग रहा है इनकी पोल खोलनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं, आप रुकिए राहुल लाल जी, रुकिए, आपकी भी पोल खोलता हूं मैं अच्छी तरह से आज सबके सामने, बड़े निर्ममता से आपकी भी पोल खोलूंगा। मैं कहता हूं दोस्तों, 1 मिनट की, ये आत्मनिर्भर भारत की आम बजट है दोस्तों, ये कोरोना काल में विश्वास का बजट है दोस्तों। किसानों के लिए मोदी सरकार ने इस बजट में अपनी पूरा पिटारा उन्होंने खोल दिया, लेकिन, और मुझे बात खत्म करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करें, बहुत बुरी तरह से पोल खोलूंगा, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर सियासत करने वाले फिर भी सवाल उठाते रहे। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या बजट समझ में नहीं आई क्या? या निर्मला सीतारमण की अंग्रेजी नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो बताइए, मैं समझाने के लिए बैठा हूं, समझाता हूं आपको। आज वित्त मंत्री ने बताया कि मंडियां बंद नहीं होगी। आज वित्त मंत्री ने कहा गौरव भाटिया की 1000 नई मंडियां जोड़ी जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि मंडियां बंद होगी, ये अफवाह फैलाने वाले आज चुप क्यों हैं? पूछता है भारत, बताइए मुझे, अफवाह फैलाई थी कि नहीं फैलाई थी? माफी मांगो, गौरव भाटिया से माफी मांगो। अफवाह फैलाई थी कि नहीं फैलाई थी, बताइए मुझे, पूछता है भारत। अफवाह फैलाई थी कि नहीं फैलाई थी, बताइए मुझे, पूछता है भारत। अगर आप किसानों के बड़े हित समझते हैं तो किसान, गौरव भाटिया, इस साल 65,000 करोड़ रुपया हो गया है। जी अपनी बात के सतीश और गौरव भाटिया 1 मिनट। तो ये सारी चीजें है ना, सुनिए सतीश जी, नहीं आप सतीश जी अगर मेरे बात बोल रहे तो अच्छा लगेगा। अर्नब जी, मेरी विनती है सतीश जी, इस देश का किसान, सतीश जी अपनी बारी में बोलेंगे। अर्नब आप तय कर लीजिए कौन बोलेगा पहले। ये चीखम चिल्ली नहीं करूंगा मैं, प्लीज। कौन? अगर एग्रीकल्चर अर्नब क्यों ऐसे डिबेट कराते हैं? एक मिनट, गौरव भाटिया जी, चलिए बोल लीजिए। रुकिए, सुनिए, आप बोल लीजिए, सतीश जी आप बोल लीजिए, उसके बाद बताइए ना गौरव जी कि डिफेंस में आपने कितना चेंज किया है, बता दो ना। अभी तो आपने बजट तैयार किया है, आपको ये मालूम नहीं है कि आपने डिफेंस के लिए एलोकेशन क्या है आपके बजट का? उसका राजनाथ सिंह जी ने खुद ये कहा है कि 3 दिन बाद आंकड़ा रखें। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। लीजिए कि देश की जो भोली भाली जनता है, देखिए महामारी के गौरव भाटिया जवाब देंगे। एक बार एक सवाल करिए, आप देखिए, आपने 7 सवाल किए। गौरव भाटिया उत्तर दे दूं। ये निराशावादी है। देखिए आंकड़ों का मुरब्बा है, सरकार ने ये, अरे आपकी जलेबी है। मोर्चे पे सरकार की कहीं ना कहीं मजबूरियां है, सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं अब आ जाऊं अर्नब जी, अगर इनका भाषण
तमाम प्रलाप बंद हो गया पेश हो तो। करके ये चीजें रख रहे हैं भाई। अब पूछता है भारत, गौरव भाटिया जवाब देंगे दोस्तों। देश का भोला भाला गौरव भाटिया जवाब देंगे। भोला भाला कौन है, आपके मान सम्मान गुमराह करने वाला कौन है, टुकड़े टुकड़े कौन है, सब पता चलेगा अगले 2 मिनट में। गौरव भाटिया जवाब देंगे। अगर आपका बजट गौरव भाटिया जवाब देंगे। जरा ब्रेक लगाइए अपने पे, ब्रेक लगाइए। आप पूछता है भारत, देखिए। ब्रेक क्यों नहीं लगाता है, पूछता है भारत। अर्नब जी, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, तो एक पंच लाइन से शुरुआत करते हैं। नहीं बंद होगी मंडी तभी चिंतित हैं सारे पाखंडी। और एक शब्द की बात हो रही थी ना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे विपक्ष वाले हैं बहुत बड़े पाखंडी। इन्होंने डिफेंस बजट की पहले बात करी, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं। इनको चुप कराइए। देखिए अर्नब जी, मेरी तो विनती है आपसे, बरगलाने के लिए, चिल्लाने के लिए आप नहीं आते हैं। सतीश जी, अपनी अपनी बारी में बोले तो कोई दिक्कत है क्या? आग लगी हुई है आपके दिल में क्या कि अच्छा बजट आ गया, सर्व समावेशी है, किसानों की बात लगी है? अरब सागर का सारा पानी डाल दीजिए, इनके मन की आग शांत नहीं होगी, मैं बताऊं आपको। अरे देश में रक्षा को लेकर अब सुनिए, मैं अपनी बात रखूंगा क्रमवार तरीके से। अर्नब जी, जब आप चाहेंगे मैं चुप भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात रख लूं। हम लोग जो है जू से छोड़े हुए थोड़ी ना है, हम लोग तो भारतीय हैं, विरोधों में भी बात कर सकते हैं। बात करिए, सुनिए। अब सबसे पहले क्या बड़ी उपलब्धि है, आपने बिल्कुल सही कहा, कोविड की महामारी चल रही है। हेल्थ बजट 2,23,846 करोड़ कर दिया गया, 137% की वृद्धि, जो भारत की आज जरूरत है विश्व में, तभी भारत कोविड से सबसे अच्छे से लड़ पा रहा है। दूसरी बात, कोविड का जो आपने बताया वैक्सीन, 35,000 करोड़ का एक बजटरी एलोकेशन क्या दिखाता है? इस सरकार को नागरिकों की चिंता है, जिसका लाभ हर प्रदेश में जाएगा। तीसरी बात, गरीबों के लिए 3 करोड़ करीब 2,86,00,000 घरों में पानी, पेयजल मिले। जो गरीब पानी के लिए तरसता था वो पानी पाएगा, ये सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा था और पूरा हो रहा है। तीसरी बात, हर गरीब के लिए घर हो, ये इस बजट में आया। ये इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने घरों में एसी चला के बैठते हैं, वही राजनीति करते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए 8 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए जा चुके, 1 करोड़ और दिए जाएंगे। किसानों की बात करी, 3 बिंदु मैं किसानों की बता दूं। किस तरह से एमएसपी पे दुगना अनाज खरीदा गया वो तो बताया ही गया, लेकिन सुलभ ऋण उनको प्राप्त होगा 16.5 लाख करोड़, मतलब ये प्रावधान किया गया और बढ़ा दिया गया पिछली बार से। आपने सही कहा, मंडी। आप भाई साहब थोड़ा सा शांत हो सकते हैं क्या? आप शांत हो जाएंगे। स्वच्छ भारत में टॉयलेट बन गए हैं, आप खेत मत जाइए, खेतों में फसल उगने दीजिए, ठीक है? अपनी अपनी बारी में बात करेंगे। एमएसपी की जो बात करते हैं, प्लीज खेतों में मत जाइए, टॉयलेट बन गए हैं स्वच्छ भारत में, प्लीज अपनी अपनी बारी में। क्या घबरा गए? अच्छा चलिए ये बताइए, चलिए फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है बताइए। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? आप चर्चा करने आए हैं भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल के स्पेलिंग बताइएगा और फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? नहीं पता इनको अर्नब। देखिए मेरे भाई, किसान विरोधी पता है कौन था? 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी, लेकिन यूपीए की सरकार को होश नहीं था। वो तो कह रही थी मुझे वीवीआईपी चॉपर में रुपया कमाना है। आज एक अच्छा बजट आया है, बिल्कुल। आप बताइए, ये जो 3,000 करोड़ रुपए अप्रेंटिसशिप में युवाओं को मिलेगा, तो आपको दर्द क्यों? गौरव भाटिया, एक मिनट। गौरव भाटिया, बाबा रामदेव भी आ गए। आपको दर्द? गौरव भाटिया जी, एक मिनट। इस कुरुक्षेत्र के बीच में हमारे आज के अंपायर आए हैं, और हमारे आज के अंपायर हैं स्वामी बाबा रामदेव। स्वामी जी, आप जब आज हमारे इस डिबेट में आए, देखिए कैसा चल रहा है, कितना भीषण डिबेट चल रहा है, सब शांत हो गए, मगर देखिए गौरव भाटिया चुप हो गए। आज तक मैंने, पिछले 7-8 सालों से मैं गौरव भाटिया को जानता हूं, आज तक कभी मैं उनको रोक नहीं पाया। आप आ गए और आपको देखते हुए इन्होंने ब्रेक लगा दिया। आज देखिए पहली बार हुआ है, नहीं तो कभी राहुल लाल, सतीश प्रकाश पूरे 4th गियर 5th गियर में गाड़ी चलाते मेरे प्रोग्राम पे। स्वामी जी देखिए आपका कितना प्रभाव है। नहीं, रामदेव जी का सम्मान है। हाँ। रामदेव जी भी आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे पूरा कर रहे हैं। हाँ, तो स्वामी जी ये डिबेट में आप आइए,
देखिए, आज का बजट आपको कैसा लगा पूछता है भारत। दूसरी बात स्वामी जी कि सरकार कह रही है हम किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज तो सरकार ने बजट में बोल दिया कि भाई एमएसपी जाने वाली नहीं है, इससे ज्यादा और कौन क्या कह सकता है, मगर फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। तो स्वामी जी प्रॉब्लम क्या है? आज का बजट आपको कैसा लगा भारत के भविष्य के लिए? अर्णव भाई, पहले तो एक नेशनलिस्ट हमारे एडिटर इन चीफ हैं और वो भी रिपब्लिक भारत के। भारत का जो रिपब्लिक है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी नींव में एक शब्द है इक्विटी, दूसरा शब्द है जस्टिस, तीसरा शब्द है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी और भागीदारी लेना। इसके बारे में अर्णव भाई आप बार बार बात करते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या भागीदारी है नेशन बिल्डिंग में। वो क्योंकि हम अधिकारों की तो बात करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो मैं बिना किसी बहसबाजी में पड़ते हुए, जितने भी यहाँ पर बजट के पक्ष और विपक्ष में आपने लोग बैठा रखे हैं, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, भाई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी तो तय करो। बहुत बढ़िया। मैं यदि अपने हिस्से की जिम्मेदारी न लेता तो अपने हाथ में भीख का कटोरा लेकर के मांग रहा होता। आज मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो एक विजन के साथ दिया है ना। तो आने वाले 20-25 वर्षों के भारत की नींव डालने वाला, माने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला बजट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के आधार पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो अलग अलग प्रकार से मंडियों का आधुनिकीकरण है, एमएसपी को 1.5 गुना करने की बात है, चाहे वो हेल्थ पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए 137%, माने 2,32,000 करोड़ का बजट आजादी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा, उसके ऊपर बड़ा फोकस है। गांव, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार, मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। जब एक फकीर अपना योगदान दे सकता है, 5 लाख लोगों को नौकरियां दिया, आगे 5 लाख लोगों को और देने के लिए संकल्पित हो 5 सालों के अंदर, और खाद्य तेलों से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए मैं भी अपना प्रयास करूंगा। सबको अपने हिस्से का प्रयास करना चाहिए। आलोचना प्रत्यालोचना में कुछ नहीं रखा। कोई ये बात बताए कि मोदी जी ने जहां जहां जो बजट एलोकेट किया उसमें कमी क्या है? वही बात। अब यूं तो कमी किसके अंदर भी ढूंढ सकते, अपने भीतर भी ढूंढे जाएंगे तो 100 कमियां अपने भीतर भी मिल जाएंगी। लेकिन मुझे सरकार की नीयत, नेतृत्व और नीतियों पर कोई शक नहीं। और बजट जिस तरह से एक सर्वसमावेशी बजट होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव और एक भारत की आने वाले 20-25 वर्षों की आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट लगता है अर्णव भाई। एक और बात है स्वामी जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो पेट्रोल और डीजल बढ़ने की बात है, इसमें सरकार ने थोड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बाकी जो है ड्यूटीज है वो कम की जाएंगे और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा महंगाई पर दूसरी बात जो आपने कही ये बहुत बड़ी बात है। और मैं डिबेट में वापस जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप देश के लिए बिल्कुल 100% समर्पित व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि मुझे क्या मिला, पहले तो लोगों को सोचना चाहिए मैंने दिया क्या, मैंने किया, ये कोई पूछता नहीं है आजकल। और नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग आजकल घुस गए हैं। मुझे सबसे खराब लगता है स्वामी जी कि जब लोग झूठ बोलते हैं, खुलकर झूठ, मतलब कोई बेशर्मी नहीं, आजकल खुलकर झूठ बोलिए। 100 लोगों को ले आइए, मारिए, धाड़िए, झूठ बोलिए, ट्विटर पर लगा दीजिए, जो मन में आए बोलिए, फिर 250 लोगों को लेकर आइए। अगर जेल जाने का समय हो जाएगा तो बोलेंगे भाई हम पर टारगेट किया जा रहा है। देखिए स्वामी जी, ये एमएसपी वाली बात जो है ये भ्रम फैलाने वाली बात है। इस पर मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करें। ये अंतोनिया दी माइनो, राहुल वाड्रा गांधी, ये ध्यान से मेरी बात सुने कि राहुल जी ने कहा कि जब आपकी पार्टी थी तो आपने जो एमएसपी बांटे थे उसका 3 गुना एमएसपी आज सरकार ने बांट दिया है। 3 गुना, वो भी सीधे खाते में पहुंचा दिया है पैसा, बिना किसी बिचौलिए के।
यानी कि बिना किसी बिचौलिए डायरेक्ट पैसा देती है। और एक आंकड़ा देता हूं स्वामी जी, इसके बाद मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि गेहूं की खरीद पर 2013-14 में 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वित्त वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए दिए गए और आने वाले साल में 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। और मैं जितने आंकड़े दूं, स्वामी जी मेरी बात नहीं सुनते, मैं ज्यादा बोलता हूं तो बोलते तो मोदी भक्त हो। इसमें मोदी भक्त होने की क्या बात हुई? अगर 3 गुना पैसा कर दिया है तो आंकड़े हैं क्या? आंकड़े की मोदी के भक्त हैं? कल बोलेंगे आंकड़े मोदी के भक्त हैं, तो मैं क्या करूं? स्वामी जी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, नहीं तो आपको मैं जाने नहीं दूंगा अपने प्रोग्राम से। इस पर डायरेक्ट मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट बोले लोगों को। ये भ्रम फैलाने वाली बात जो है ना, इससे बहुत टेंशन हो रहा है आजकल मुझे। देखो अर्णव भाई, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तथ्य को अब कैसे से अब कोई सूरज कब कैसे झूठ बोलेगा? चांद कैसे झूठ बोलेगा? ये धरती, ये गगन, ये आसमान कैसे झूठ बोलेगा? ऐसे तो सारे अस्तित्व को हम झुठला देंगे तो हम खुद ही झूठे कहलाएंगे। मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, मोदी जी जैसा निस्वार्थ व्यक्ति, ना उसका घर से, ना परिवार से, ना किसी दूसरी दुनिया की चीज से किसी से मोहब्बत है। वो कंप्लीट डिटैचमेंट वाला और देश के साथ कंप्लीट अटैचमेंट वाला व्यक्ति है। और उस व्यक्ति का एक ही ध्येय है कि मैं अपने भारत को अमेरिका से, यूरोप से, जापान से और चाइना से कैसे ज्यादा शक्तिशाली बनाऊं। इस समय भारत की 4थे दर्जे की अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, वो पहले दर्जे की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए 2024-25 तक इसको 5 ट्रिलियन से ले जाकर के और आगे अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसके लिए बुनियादी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं ये वोट बैंक वाला बजट नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग वाला बजट है। और ऐसे में जो एमएसपी की आपने बात की, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं जन्म से किसान हूं, कर्म से योगी बना और इस देश के लिए जो मुझसे बन पाया उसमें मैंने सहयोग किया है। योग करते हुए, योग और उद्योग के द्वारा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो मुझसे बन पाया किया है और आने वाले 50 सालों तक करने वाला हूं। लेकिन एक बात ये कहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं तो खुश हूं क्योंकि किसान का 1.5 गुना एमएसपी किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी जी ने कर दिया। और उसके लिए जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके लिए मंडी के आधुनिकीकरण करने के लिए, और जो किसानों ने इस दरमियान जो अभी पूरा संघर्ष और टकराव चल रहा है उस दौरान जो भी किसानों ने सुझाव दिए उन सबको भी मानने के लिए तैयार है सरकार। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कोई आग्रह रख करके बात करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति ईमानदारी से देश की सेवा में लगा है, मैंने तो कई बार कहा, एक बार फिर दोहराना चाहता हूं अर्णव भाई, क्योंकि आपका ये रिपब्लिक टीवी है और भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है रिपब्लिक कंट्री है, तो भाई कोई मोदी से बेहतर आदमी से देश में नेतृत्व वाला कोई बता दो, उससे बेहतर विजन वाला कोई व्यक्ति बता दो। और ये जितने आपके पास में बजट के विरोधी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछो भाई इससे बेहतर बजट का कोई जो है उसका वैकल्पिक बजट आप इनसे मांगोगे, उनके पास में कुछ है नहीं बताने के लिए। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ लोगों की जो है राजनीतिक सत्ता उनसे छिन गई और वो बिना सत्ता के तड़फ रहे, बिलख रहे, वो लोग कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी देशभक्त हैं और वो देशी भक्त नहीं, वो सबका हित चाहने वाले हैं, माने सभी वर्ग। मैंने दिल से, मैं मोदी जी को लगभग 2 दशकों से जानता हूं, वो दिल से सबसे मोहब्बत करते हैं। वो हिंदू नहीं, मुसलमानों को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी और भारतवासी का भला चाहने वाले व्यक्ति है। अब ऐसे व्यक्ति को भी हम यदि कोसें तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है, उनका अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, मैं जरूर ये चाहूंगा कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पर हैं, सरकार के प्रवक्ता भी है, तो उनके लिए भी जरूर कुछ थोड़े दिनों के अंदर कुछ ऐसे वो जरूर और प्रयास करेंगे जिससे कि उनके दिल को और थोड़ी तसल्ली मिले। बाकी तो हम सब मिलकर के देश के निर्माण में लगे, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने हाथों से अपने आंखों के सामने परम वैभवशाली भारत बनाएंगे। अर्णव भाई बिल्कुल बनाएंगे। और आपसे बढ़िया व्यक्ति नहीं है, एक फकीर, एक योग गुरु आज भारत में 5 लाख लोगों को, 5 लाख परिवारों के लिए आज रोजगार दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। देखता हूं अब आपने जो बातें रखी इसका क्या प्रभाव हुआ। अगली बार मिलूंगा ना स्वामी जी, आजकल योग बहुत कर रहा हूं मैं, पिछली बार आपने करवाया था, इस बार मैं आपसे योगा करवाऊंगा। आप देखिए आजकल बहुत योग हम कर रहे हैं और आप योग गुरु है, आपसे हम नंबर लेंगे अगली बार।
बाबा रामदेव जी, स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। फिट और बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं आपको देख करके। बीच में तो आपने संकट और संघर्षों के बीच में। अरे मत बोलिए नहीं तो भेजेंगे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ज्यादा मत बोलिए नहीं तो फिर तलोजा भेजेंगे स्वामी जी। फिर से बात होगी आपसे, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब देखिए प्रभाव, गौरव भाटिया, प्रभाव होगा इन पर? इतनी अच्छी बातें स्वामी जी ने कही, प्रभाव होगा क्या? एक मिनट, प्रभाव होगा क्या? इंपैक्ट होगी क्या? कुछ सीखेंगे क्या? देखिए, पूछता है भारत। अरे वो दबाव में बोल रहे थे, वो उन्होंने मैं गौरव भाटिया भाषा में उन्होंने देखिए, ऐसा है रामदेव जी क्योंकि योगा के बारे में बात करते हैं और फेफड़े जो है वो भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अर्नब जी आप मुझे बताइए, अगर फेफड़े सड़ जाएं जो विपक्ष के कांग्रेस के सड़े हुए हैं, तो आप वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन भी देंगे तो क्या वो फेफड़े ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। ऐसे ही आप कितनी भी अच्छी बातें इनके साथ करिए, ये केवल और केवल विरोध करने आए हैं। इनसे अगर सोनिया गांधी भी एक बार कह देना कि मोदी जी ने ये अच्छा किया, तो भी मोदी जी के नफरत और विरोध में कहते रहेंगे नहीं अच्छा हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूं आज हम जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत के रास्ते में भारत आगे बढ़ रहा है और इसका दर्द बहुत लोगों को है। लेकिन मैं जो अच्छी चीज देखता हूं, 4 करोड़ अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको शिक्षा का अवसर दिया जाए। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ महिलाओं को और गैस सिलेंडर मिलेंगे 8 करोड़ के ऊपर। मैं ये देखता हूं कि किस तरह से किसानों को ऋण आसानी से मिल पाए। मुझे ये अच्छा लगता है कि किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड दुगना कर दिया गया। 5 कृषि हब्स और देश में आ रहे हैं। भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब दर्द हो रहा है? बताइए। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है बता सकते हैं मुझे? अरे मैं बता रहा हूँ फिस्कल डेफिसिट बाबा से आपने बताइए। तो ये जीएसडीबी का जीएसडी क्या होती है? क्या दर्शकों को अजय जी कंफ्यूज हो गए? मैं आपसे चर्चा चुनौती दे रहे हैं गौरव भाटिया डिबेट पर। ये अर्नब जी गए, इनको वेंटिलेटर दीजिए जल्दी से। ये तीन दिखा रहे हैं आप, तब भी तीनों लोग भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। वो देखिए, इनको लाइफलाइन की जरूरत है। देख रहे अपने मोबाइल पे लॉक किया जाए, इनको लाइफलाइन की जरूरत है। तो हम क्या बताएं? यहाँ सेना के लिए बजट दिया जा रहा है तो इनको दर्द हो रहा है कि सोनिया माता के लिए वीवीआईपी चॉपर क्यों नहीं आए जैसे पहले आते थे। जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट आ रही है तो इनको दर्द हो रहा है कि हमारी कमीशन क्यों नहीं पूरी हो रही। भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा। भाई साहब आप रहने दीजिए, ये बजट पे चर्चा है, ये गुंडागर्दी पे नहीं है। आप मुझे बताइए, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, जो मजदूर हैं उनका भला हो रहा है, आपको दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हाईवे बनेंगे, तो आपको दर्द क्यों हो? बाबा से 35 आप भी उस हाईवे पे आ जाइएगा, कब 40 अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेके आप भी आ जाइएगा। वो नहीं मिल रहा। किसानों के लिए कोई बड़ा एक्सप्रेस वे हाईवे ना बने, स्टोरेज कैपेसिटी ना बढ़े देश की। आज कहा गया वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेंगे कि अगर कोविड जैसी महामारी दोबारा आए तो हमारा देश पूरी तरह से तैयार हो। देखिए इनको कितना दर्द हो रहा है। अरे ये कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? जरा मुझे थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो पार्टी की भी कुछ चीजें इनको बता दूं। कौन सी पार्टी के हैं भाई साहब? कांग्रेस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नाराज मत होइए। कांग्रेस आपने कोई बजट नहीं दिया। अच्छा, अरे कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है कि वो क्राइम मास्टर गोगो थी। चोंगा पहन लिया वो पूरे बजट का 15-20% तो कमीशन में खा जाती थी और उसके बाद जब ट्रांसफर करती थी ना तो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 15 पैसे पहुंचते लाभार्थी तक। और आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 1 लाख तृणमूल के शुभंकर भट्टाचार्य आ रहे हैं डिबेट में गौरव भाटिया के साथ। तृणमूल कांग्रेस के शुभंकर सवाल पूछना चाहते हैं गौरव भाटिया से। पूछिए गौरव भाटिया से। शुभंकर भट्टाचार्य सामने आ गए, तृणमूल कांग्रेस के नेता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए शुभंकर जी, आपने देखिए बुनियादी ढांचों में बदलाव लाने वाला बजट है ये, आप सोच समझ के जरा सवाल कीजिए। जी पूछिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारत की तरक्की
हाईवे पर आती है। बजट में शहर से गांव तक बदलने का पूरा रोड मैप है इस बजट में, इसलिए सोच समझ के सवाल करिए, मगर करिए आप चाहते हैं ना गौरव भाटे से पूछने। अवनीश जी आ रहा हूं, अभी वाजपेयी जी आ रहा हूं आपके पास भी जी। बोलिए सुन रहा हूं, बोलिए। अर्नब जी, मैं तो वेट कर रहा हूं। जिस तरीके से हमने स्वामी जी को भी पूरा सुना, मेरे लिए तो आप भी उतने ही सम्मानित हैं, गौरव भाटिया भी सम्मानित है। हम लोग तो तुरंत चुप हो जाते हैं जैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात पूछूं, जब सब कुछ इतना अच्छा तो फिर डिबेट किस बात का है? बजट अच्छा है, सब कुछ है, फिर डिबेट रखने की जरूरत क्या है? आपको प्रतिपक्ष को सुनने की जरूरत है क्या? मैं जब कहता हूं कि यहां पे चीज है कि ये पूरे एडवर्टीजमेंट, एक फील्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट खोल दी जाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर डिबेट ही नहीं है। उसके मतलब जब इसमें कोई डिबेट है ही नहीं तो सिर्फ एक ही तरीके के प्रवक्ता रखिए ना। अब गौरव भाटिया 10 बात बोल गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये कौन से स्तर का डिबेट होता है जिसमें कह दिया जाता है उनके फेफड़े खराब हो गए, उनके मुंह पे वेंटिलेटर डाल दीजिए? मत डालिए, ये बोलने वाली बात करिए ना। मैं एक चीज पूछता हूं, ठीक है, आपने हमसे कहा कि नहीं, मैं उत्तर दे दूं, सबसे पहली चीज, सारी चीजें छोड़िए, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपके लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को जो खरीदेंगी, अगर एज अ बिजनेसमैन हम खरीदते हैं तो हम अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे कि एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे, अवनीश जी कुछ कह रहे हैं। अवनीश जी आगे डिबेट पे, अवनीश जी आगे डिबेट पे। का विरोध किस वजह से है? मैं अर्नब मैं शुभंकर नहीं, मैं शुभंकर की पहले शुभंकर जी, आप तो कह रहे हैं ना कि जब कोई और बोलता है तो आप चुप हो जाते हैं, तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि डिबेट ही क्यों रखते हैं? डिबेट आपको आपका झूठ सामने लाने के लिए रखते हैं कि आप एक झूठ बोल रहे हैं। हम लोग जवाब देंगे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, ताकि जनता और रिपब्लिक के दर्शक देख ले कि आप कितना सफेद झूठ बोल लेते हैं। ये दर्शकों के लिए अब समझ गए आप कि ये डिबेट क्यों हो रही है। अब आप बोलिए, झूठ बोलिए अर्नब जी, चलिए हम सफेद अब आप झूठ बोलिए ताकि जनता ये समझे। आप यहाँ बैठ के झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जिसके पास गैस का कनेक्शन पहुंचता है ना, वो कहता है मुझे क्या ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो मिली है। जिसको टॉयलेट बना घर में, वो कहता है ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे घर में तो बना है। जिसको मकान मिला, वो कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ग्राउंड लेवल पे बात कुछ और है। आप यहाँ बैठ के बोलते रहिए, अजय वर्मा हो, राहुल, अब आगे वाजपेयी जी भी डिबेट पे आगे, वाजपेयी जी भी डिबेट पे आगे। वाजपेयी जी कितने झूठ बोलेंगे, और आप कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। तो मैं तो पूछता है भारत, क्या झूठ है और क्या सच? क्या झूठ है और क्या सच? पूछता है भारत। झूठा कौन है? पूछता है भारत। 7,000 करोड़ पावर ग्रिड पर सरकार खर्च करेगी, यानी कि घर घर बिजली पहुंचाने के लिए यह लक्ष्य सरकार ने रखा है। क्या यह झूठ है, यह सच है? बताइए मुझे, पूछता है भारत। वाजपेयी जी, नहीं बहुत हो गया, बताइए मुझे, पूछता है भारत। क्या मैंने जो बोला? अर्नब जी वाजपेयी जी आइए डिबेट पे। सुनिए, आज के बजट की जो सबसे बड़ी बात है वो इनको जानकारी नहीं है, जरा सुन लें। देखिए, इनकी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ी डिमांड थी कि एमएसपी राइटिंग में दीजिए या कानून बनाइए। आज क्या बोला है पार्लियामेंट के अंदर? फाइनेंस मिनिस्टर ने लिख के दे दिया है बजट में कि एमएसपी लागत से 1.5 गुना किसानों को मिलेगी। एक सेकेंड, ये पार्लियामेंट में है स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर का डिजिटल डॉक्यूमेंट है, तो ये कोई मीटिंग में नहीं कहा जा रहा है। आपके साथ भी क्या बोला गया था बिहार के चुनाव में, आपने देखा नहीं? पार्लियामेंट में कहे स्टेटमेंट को भी अगर आप नहीं मानेंगे, मिस्टर पार्लियामेंट के स्टेटमेंट को भी नहीं मानेंगे, तो कोई कैसे कौन जवाब देगा इसका? जो बोलते हैं आपकी एक डिमांड सब पार्लियामेंटेरियन के सामने फाइनेंस मिनिस्टर ने बाकायदा आपको राइटिंग में दे दी है। सतीश प्रकाश आगे डिबेट में ड्रॉ करना चाहिए। सतीश प्रकाश आगे डिबेट में के लिए वाजपेयी जी के साथ। सुनिए ना, बताइए मुझे। इसी सरकार ने यह भी कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने दुगनी करी क्या? 10 करोड़ किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपया पिछले साल में दिया कि नहीं दिया? बताइए मुझे, है कोई जवाब आपके पास? ये झुठला नहीं
रिकॉर्ड की बातें हैं, ये खाली स्टेटमेंट नहीं है, ये पैसे किसानों के खाते में गए हैं। अब आप क्या करेंगे आंदोलन का? देखिए, जब सारी बातें पार्लियामेंट में कई बातों पे आप डिनाई करते हैं, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब आइए है कहीं ना कहीं आप पंडित कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं सतीश बाबू? क्या बोल रहे हो? इसीलिए हमारी पार्टी स्वागत करती है। हमारी पार्टी का बड़ा साफ मानना है कि ये विजन डॉक्यूमेंट इस साल का बजट जो है पूरी तरीके से संतुलित है और हर सेक्टर को टच करता है। अभी झूठ आपका चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, ये झूठ देखने वाला चश्मा हटाइए, इसको, इस चश्मे को हटाइए सतीश बाबू। इस चीजों को समझना पड़ेगा। एक मिनट, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। 1-to-1 डिबेट करेंगे। गौरव भाटिया डिबेट में वापस आए, क्योंकि इस वक्त मुझे लग रहा है कि एक तरफ कह रही है कि सरकार झूठ बोल रही है, तो मैं आज अगले 5 मिनट में हम डिसाइड करेंगे कि सच कौन है और झूठा कौन है। सिंपल बात, देखिए, 2 लोगों से डिबेट होगी, 4 लोग एक साथ स्क्रीन पे होंगे तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे लगता है पूरी टक्कर होनी चाहिए। अब मैं उत्तर दे दूं? नहीं, गौरव जी मैं पहले कह दूं कि आपको झूठा बोला गया, आपके सरकार को झूठा बोला गया है, कहा है कि आंकड़े गलत हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, ये सब बोला गया है। इसलिए मुझे अगले 5 मिनट में दर्शक डिसाइड करेंगे या गौरव भाटिया सच्चे हैं या झूठे हैं। बिल्कुल, ये पूरी डिसाइड हो जाए। दोनों साइड को मैं 1.5 मिनट दूंगा अपनी बात रखने के लिए। देखिए गौरव भाटिया जी, मैंने सारे आंकड़े रख दिए, ठीक है ना? दाल की खेती के बारे में रख दिया, मैंने ये दिखा दिया कि कितने पैसे पहले दिए गए थे, मौजूदा वित्त में कितनी बार बढ़ाकर उसको 10,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैंने दाल के बारे में, दाल की खेती के बारे में बोला, यानी कि 40 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है, मगर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, कह रहे सब झूठ है। अगर मैं कहूं कि धान की खरीद पर 2013-14 में 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपए धान की खेती पर एमएसपी पर दिया गया। एमएसपी, सिर्फ एमएसपी पर 1,40,000 करोड़ रुपए दिया गया, तो बोलेंगे तुम झूठे हो, तुम मोदी भक्त हो, तुम झूठे हो। तो मैं तो पीछे बैठ जाऊंगा, मैं बैक सीट लेने वाला हूं। अब हो जाए आप दोनों के बीच में डिबेट। 1 मिनट आपकी, 1 मिनट अजय जी। नहीं, शुभांकर जी, देखिए, पीछे बैठ के आप तृणमूल कांग्रेस की सब समर्थक हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, तो ठीक है, आइए डिबेट पे हो जाए। उत्तर पहले दूंगा, उसके बाद उत्तर पहले कौन देगा? अर्नब जी, हर कोई किसी ना किसी का समर्थक है। नहीं, हो समर्थक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समर्थक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठा बोलने में प्रॉब्लम। आपने झूठा बोला। शुभांकर जी, नहीं, 1 मिनट। शुभांकर जी, मैं आप ही की बात का उत्तर दे रहा हूं, इतना सम्मान हमारा भी बनाइए जैसे मैंने आपकी बात सुनी थी। ममता बनर्जी के लिए आपकी सहानुभूति है, उन्होंने 3 चीजें कही। ये बजट जो है वो किसान विरोधी है, देश विरोधी है और नागरिक विरोधी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसानों के लिए जो हमने किया, हमने बताया है, ठीक है? देश विरोधी 1,20,000 करोड़ रुपए जो है किसान सम्मान निधि में सीधा खाते में गए। अभी सुन लीजिए, नहीं घबरा रहे हैं क्या? मैं अपनी बारी में बोलूं या आप पहले फिर से बोलना चाहते हैं? आप ही ने सवाल उठाए, मैं उत्तर दे रहा हूं, घबराइए मत। आप जो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है विरोधी और ये सब। तो सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। किसानों पे सुनिए, किसानों पे किसान सम्मान निधि, ये योजना केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करी गई। और आप मुझे ये बताइए, जब एमएसपी के लिए पार्लियामेंट में पटल पे कहा जाता है कि ये खत्म नहीं होगी, तो दर्द कैसा? दूसरी बात, आपने कहा नागरिक विरोधी है। नागरिक विरोधी ये होता है कि पश्चिम बंगाल में मौलाना को तो भत्ता मिलता है बजट में से, मंदिर के पुजारी को बराबर का भत्ता नहीं मिलता। क्यों? ये होता है नागरिक विरोधी। और देश विरोधी क्या होता है मैं बताता हूँ। जब आपको चिंता होती है जो गैर नागरिक रोहिंग्या हैं, उनके लिए तो ममता जी कहती है अगर मुसलमान है तो दुलत्ती खाती रहूंगी क्योंकि दूध देने वाली गाय है, लेकिन नागरिकों का शुद्ध नहीं लेती, कहती चमड़ी उधेड़ लूंगी अगर जय श्री राम बोला। आज का बजट एक ऐसा बजट है अर्नब जी, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, युवाओं की करे, महिलाओं की करे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, हर किसी को इस सरकार ने एक मुश्किल परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ दिया है और आगे देश का भविष्य उज्जवल किया है। इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे ऊपर हमारी सेना है,
सेना के लिए जो डिफेंस बजट है, आप आगे देखेंगे राफेल भी आएंगे और बुलेट प्रूफ जैकेट जो मिल रही है क्या बढ़ेगी। तो इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि अब चीन कैसे भारतीय सेना को थोड़े पल के लिए भी विचलित करे। 4.71 लाख करोड़ था पिछले साल। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, आप आंकड़े भी गलत देते हैं। डिफेंस बजट बिल्कुल सही, डिफेंस बजट है 4,78,000 करोड़। भाई साहब सुन लीजिए, एक तो चिल्लाया मत करिए आप, चिल्लाइए मत, मुंह में मक्खी चली जाएगी, सांस रुक जाएगी आपकी, आप इल्जाम लगाएंगे। मोदी जी ने करा दिया, भाजपा ने करा दिया, एक एक करके बोलेंगे। आपने सवाल पूछा, उत्तर लीजिए। डिफेंस बजट हो गया है 4,78,000 करोड़, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,35,000 करोड़, 19% में बढ़ाया गया है। ये 15 साल में सबसे ज्यादा है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ भाई साहब, मक्खी घुस जाएगी, मुंह बंद करिए, पीछे होइए, रक्तचाप बढ़ जाएगा, डॉक्टर भी हमें भेजना पड़ेगा, आपका इलाज भी हमें कराना पड़ेगा। आप इतने क्यों विचलित रहते हैं? अच्छा बजट आ गया तो आपको दर्द हो गया, उंगलियां हिलाने से थोड़ी ना शब्द निकल आएगा। थोड़ी बात किया जाता है, मुंह से निकलेंगे। थोड़ी मध्यम गति में बात कीजिए। अब आप पलट गए, अभी डिफेंस बजट पे थे, अब किसान पे आ गए। आपने एग्रीकल्चर में भी पहले डिफेंस बजट पे आपने आंकड़े मांगे, मैंने आपको आंकड़े दे दिए। आपको दर्द क्यों हो रहा है? से बात करिए। बुलेट प्रूफ जैकेट से डरते हैं। ये अर्नब ये वीवीआईपी चौपर वाले, ये क्रिश्चियन मिशेल के भाई हैं। इनको दर्द ये है कि हमारे जवानों को, हमारे किसानों को ये देखिए कैसे सरकार मदद करेगी। देखिए, इनको सुकून की नींद नहीं आएगी आज। राजनीति ना चले, इस बात की इनको चिंता है। इनको टेंशन है कि किसान घर चले गए वापस। बजट घटाया मेरे किसान घर लौट गए। कौन सा बजट घटाया? आप ये नहीं चाहते देश के लोग को सुकून की नींद मिले उनको। सरकार ने तो यहाँ तक कहा कि इस बार राहुल, आपकी आय तो 10 गुना बढ़ चुकी है, किसान की 2 गुना बढ़ जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? 5,54,000 करोड़ कर दिया। ये ईर्ष्या क्यों होती है? घट रही है। इनको तब भी दर्द हो रहा है। 54,000 पिछले साल कुछ नहीं पता है। 1,48,000। अरे बिल्कुल पता है। किसके आंकड़े पढ़ रहे हैं आप? आपने घटा दिया। 1,40,000 दाल के MSP में दिए गए, क्या बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का बजट पढ़ रहे हैं। आप कहाँ दाल भी नहीं खाते होंगे? आप सुन तो लीजिए, बजट का तो अलग देखिए आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप 1,00,000। चलिए भाई, चलिए मैं इस वक्त बताइए। आप फिर गौरव भाटिया अभी मैं 1 मिनट, एक शांत गदाधारी भीम, शांत हो जाइए राहुल लाल। ऐसे थोड़ी बात करते हैं, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। चलिए अभी हम चैनल का तो नाम ही भारत है। अरे रिपब्लिक भारत है, कोई तकवाला चैनल थोड़ी है। रुक जाइए आप। अब दोस्तों, गौरव भाटिया ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है पिछले 20 मिनट से, और गौरव भाटिया के बाद हमारे प्रोग्राम पर इस वक्त 1-to-1 स्मृति ईरानी आई हुई हैं, सेंट्रल मिनिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी, आप कई चैनलों पर जा चुकी है, मुझे पता है, और पूछता है भारत में आपका स्वागत है। आज जो मैंने कहा कि एक तरह से बुनियादी ढांचे में बदलाव लेने वाला बजट है, और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से भारत की तरक्की की बिल्कुल हाईवे पर दौड़ेगी। सवाल आपसे यह है कि आज फोकस क्या थी बजट की? एक सवाल पूछा जा रहा है कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, टैक्स में रिलीफ मिलनी चाहिए थी हमें, मिडिल क्लास को इतनी परेशानी हुई कोविड के टाइम पर मगर थोड़ी भी टैक्स कम नहीं हुई, ऐसा क्यों? अर्नब, टैक्स रिफॉर्म सरकार पहले ही कर चुकी है, और विश्व भर में जब कोविड महामारी की चपेट में पूरी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल स्तर पर आईं, तो कई सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बर्डन, उसका बोझ अपने नागरिकों पर डाला, सेस बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया। भारत सरकार ने, और विशेषतः आज मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि सामान्य नागरिक का टैक्स नहीं बढ़ाया, और सीनियर सिटीजन को तो टैक्स रिटर्न फाइल करने से जिनको मात्र पेंशन मिलती है उनको एग्जेम्प्ट भी किया। आज का जो आप बजट सुन पाए हैं या देख पाए हैं, उसमें विशेष कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे भारत वर्षों से जूझ रहा था, जिनका समाधान प्रस्तुत हुआ। जब कोविड महामारी देश पर दस्तक दे रही थी तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 130 करोड़ से ज्यादा के इस देश में गरीब कहीं भूखा न सो जाए। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस बजट को सिर्फ आज की सूक्ष्म दृष्टि से ना देखें। 2020 का वर्ष चुनौतियों से भरा हुआ था। 3 आत्मनिर्भर पैकेज घोषित हुए, जिसमें से 80 करोड़ नागरिकों को हम 8 महीने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने राशन दिया मुफ्त।
30,000 करोड़ रुपया 22 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया जब लॉकडाउन की स्थिति थी देश में। अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से महिलाओं को उनके रसोई घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त मिल सके, इसलिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी मुफ्त गैस उपलब्ध कराई गई लॉकडाउन के पूरे उस कार्यकाल में। ये भी कहना उचित होगा कि हमारे जो श्रमिक लौट रहे थे अपने अपने घरों को, प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के अंतर्गत 50 करोड़ मैन डेज श्रमिकों के सम्मान में हमारी सरकार ने सुनिश्चित कराया। तो मात्र ये कह देना कि मात्र आज के बजट में ही क्या सौगातें दी गई, ये उचित नहीं होगा। सतत साल 2020 में कोविड की परिस्थिति से जूझने के लिए भारत सरकार ने देश के हमारे नागरिकों के प्रति अपना समाधान प्रस्तुत किया। आज भी अगर आप बजट की घोषणाएं देखें तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है सरकार का। 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना, जो आज की एक अर्जेंट दरकार है, उसको प्रतिस्थापित किया वित्त मंत्री ने कि 600 से ज्यादा जिले में क्रिटिकेयर अस्पतालों का निर्माण होगा, लैब्स की व्यवस्था की जाएगी। ये इतिहास से कम नहीं है। तो आज एक तो आम आदमी पर टैक्स ना बढ़ाना, उस बजट को बैलेंस करना और फिर भी कुछ ऐतिहासिक बजटरी निर्णय लेने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देती हूँ। नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक सवाल नहीं है, मगर 2019 में आपने अमेठी में राहुल गांधी को एक तरह से बहुत बुरी तरह से आपने उन्हें हराया था। शॉक डिफीट थी राहुल गांधी के लिए, और उसके बाद एक अप एंड डाउन फाइट चलती रहती है आपके और राहुल गांधी के बीच में। ट्विटर में आपने 30 जनवरी को कहा, मैं अंग्रेजी में पहले कहूंगा, डिक्लेयरिंग वॉर, ही सेड इफ हिज पॉलिटिकल स्टैंड इज नॉट सपोर्टेड देन सिटीज विल बर्न। यानी कि आपने कहा कि अगर राहुल गांधी के पॉलिटिकल राजनीतिक पोजीशन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो देश के शहरें उनको जलाई जाएगी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आज राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, उन्होंने आज, आपने निर्मला सीतारमण ने आज बजट में कहा कि जिस तरह से 121% बढ़ी है एमएसपी गेहूं के लिए और 170 से ज्यादा प्रतिशत बढ़ी है धान के लिए, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट इज गिविंग इंडियाज एसेट्स टू द हैंड ऑफ क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स, यानी कि जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनको सारा पैसा सारी देश की जितनी संपत्ति सामग्री है सब नरेंद्र मोदी उनको दे रही है, और नरेंद्र मोदी की सरकार। तो मुझे लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन जो हो रहा है ये एक डेंजरस ट्रेंड है कि बजट के बाद एक सीरियस डिबेट होती थी और आज मुझे लगता है कोई एक लाइन में कुछ भी कह दे। आप सीरियसनेस की अपेक्षा राहुल गांधी से कर रहे हैं? नहीं, व्यक्ति से नहीं, पार्टी से तो अपेक्षा कर सकते हैं हम, राजनीतिक दलों से अपेक्षा कर सकते हैं हम। पार्टी का मुखिया कौन है मुझे भी नहीं पता। नहीं, अगर ये कांग्रेस पार्टी है तो उससे अपेक्षा करना व्यर्थ है। मैं स्तब्ध हूं कि आज भी आप अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा की बात नहीं है, एक सीरियस डिबेट की बात होती है। ये सत्य है कि राहुल गांधी ने, ये सत्य है बिल्कुल, और सीरियस डिबेट और सच के ऊपर सच का सामना करके आपके साथ संवाद करना, इसका मादा आपको राहुल गांधी में दिखता है। ये सत्य है कि राहुल गांधी ने अपने हेडक्वार्टर से प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि आग लग जाएगी शहरों में, ये उनके शब्द थे। देश में जब कोलाहल हो तो एक रिस्पॉन्सिबल नेता का रवैया क्या होना चाहिए? उसे गुहार लगानी चाहिए कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखे, लेकिन राहुल गांधी के शब्द क्या थे कि आग लग जाएगी देश के हर शहर में। निम्न स्तर की जो राजनीति करे, आप उससे सत्य की अपेक्षा करते हैं? मैं अपेक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं बस एक ये कह रहा हूं कि बातचीत सिर्फ एक आध्यात्मिक लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और मैंने आज तक 15 से 20 बजट पर कवरेज की है स्मृति जी, मगर मुद्दों की समझ होनी चाहिए। नहीं, मगर कोई बात तो होती है। देखिए, पहले मैं वही कह रही हूं, गंभीर मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के लिए पहले मुद्दे की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ अर्नब जी, एमएसपी ऑपरेशंस की जब वो तुलनात्मक आंकड़े वित्त मंत्री जी सदन में प्रस्तुत कर रही थी, राहुल गांधी ने क्या एक आंकड़े का भी विरोध किया कि आंकड़ा सही नहीं है? नहीं, मुद्दों पर वही स्पष्ट हो जाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, और वो भी ओछी राजनीति।
आज वित्त मंत्री के भाषण में उल्लेख था कि न्यूमोकॉकल वैक्सीन देश भर में हर राज्य को उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 बच्चे सालाना जान से मर जाते हैं, उनका संरक्षण होगा। राहुल गांधी के मुख से एक भी सांत्वना का, समर्थन का शब्द निकला? स्वामित्व योजना की आज बात हुई। स्वामित्व योजना क्या है कि देश के ग्रामीण अंचल में गरीब के पास जो प्रॉपर्टी होती है, सरकारी दस्तावेज उसके पास नहीं होता, उसे सुनिश्चित करने का कार्यक्रम है ये, जो अब हर राज्य पे लागू होगा। 70 साल की आजादी में राहुल गांधी के परिवार ने कितने साल राज किया इस देश पर? इस सूक्ष्म बात के बारे में कभी सोचा नहीं। हर चीज को तो राजनीतिक तरीके से देखा गया है। देखिए, आप अगर अपने ही मंत्रालय के बारे में बोले तो जो मिशन पोषण है 2.0 112 डिस्ट्रिक्ट में, उस वहां पे क्या दी जाएगी बच्चों के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए क्या दी जाएगी, उस पर तो कोई बातचीत नहीं होती है आजकल। सिर्फ एक लाइन का रिएक्शन बनता है। नहीं करेंगे ना, क्योंकि पढ़ के या तो उनकी रुचि नहीं है या पूर्ण रूप से वो विषय पर जिम्मेदारी के साथ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके मुख से नरेंद्र मोदी की सराहना में एक शब्द निकल नहीं सकता ना, वो तो उनके लिए महापाप हो जाएगा। वो तो है, मगर एक बार फिर चलिए राहुल गांधी की बात छोड़ते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अप्रोच क्या है जो ये ग्लोकल की बात की जाती है, इसको जरा समझाइए। हमारे हिंदी रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं, एक शब्द आजकल अंग्रेजी में सुनने को आती है हर बार, जो नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी हर बार इसके बारे में उल्लेख करते हैं, ग्लोकल। ये ग्लोकल क्या होता है, जरा सामान्य हिंदी में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, ये थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें सोच क्या है? मैं सामान्यतः दर्शकों से यही निवेदन हेतु कहना चाहती हूँ। कोविड महामारी में आपने देखा ग्लोकल के सही मायने क्या है। एक तरफ हमारा राष्ट्र इस चुनौती से जूझ रहा था। पीपीई सूट्स की हम बात कर लें, हमारे देश में मार्च के महीने में एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो पीपीई का सूट बनाती। 130 करोड़ के देश में एक कंपनी का ना होना, आप सोच सकते हैं विपदा का कितना बड़ा समय हमारे देश ने उस वक्त देखा, जब हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस को संरक्षित करना था, जो कोविड के पेशेंट्स के साथ मुखातिब हो रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे। हमारे देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 2 महीने में, लॉकडाउन में, जब एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा था, ऐसी परिस्थिति में $1 बिलियन की पीपीई सूट की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। मतलब हिंदुस्तानी अगर ठान ले और नेतृत्व की नीयत साफ हो तो क्या हिंदुस्तान में चमत्कार हो सकता है। लोकल लेवल पर हमने मैन्युफैक्चर किया और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमने मैन्युफैक्चर किया, और ये आज हिंदुस्तान की हैसियत हो गई कि हमने न सिर्फ इसको देश के संरक्षण के लिए मैन्युफैक्चर किया, बल्कि विश्व की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग पीपीई सूट्स की हम लोग राष्ट्र बन गए, नेशन बन गए। तो जब प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आत्मनिर्भर भारत का, मात्र वो हिंदुस्तान में सामान बेचे, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर करें, उस दृष्टि से नहीं कहते। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हिंदुस्तान विश्व की फार्मेसी बन गई है। वैक्सीनेशन की दृष्टि से हिंदुस्तान विश्व पटल पर सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। आज जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन की भी बात की गई, जो हर प्रदेश पे लागू होगा, वो कहां बनता है? वो हिंदुस्तान में बनता है। तो जब हम फार्मेसी की दृष्टि से, वैक्सीन की दृष्टि से, पीपीई सूट्स की दृष्टि से कहते हैं कि हमारे में लोकल क्षमता है कि हम उसका निर्माण अपने देश में करें, तो विश्व कहता है कि हमारी आपूर्ति भी, जो हमारे पास जो सामान चाहिए वो भी भारत हमको दे, क्योंकि आज हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर सामान बनाने लगे हैं। वो है ग्लोकल, यानी कि भारत में रहते हुए दर्शकों, जो स्मृति ईरानी कह रही है कि भारत में रहते हुए भारतीय टैलेंट, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को लेके ग्लोबल स्टैंडर्ड पे दुनिया के साथ कंपीट करने वाली जो क्षमता है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं अर्नब, हर एरिया में। मैं तो चाहता हूं मीडिया में भी हो। आज हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स विश्व भर में मांगे जाते हैं, क्योंकि हमारी सेवाएं इतनी अच्छी हैं। तो हम मात्र इसको मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से ना देखें, हमारी स्किल सेट लेबर में इतनी उम्दा है कि आज विश्व भर में उसकी डिमांड है। तो चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, शिक्षक हो, नर्सेज हो, दुनिया भर में उनकी डिमांड है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया के मिशन को चलाया। तो आज का बजट जो है वो आत्मनिर्भर भारत फॉर अ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है।
ये जो बात कही दोस्तों, ये आप जरा इसको हम YouTube में अलग से अगर कोई देखे कि ग्लोकल की बात क्या होती है, इस पर पूरी अलग से चर्चा होगी। पॉजिटिव बातें स्मृति ईरानी जी ने कही। मैं तो चाहूंगा किसी दिन, मगर क्षमता नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी इनके साथ डिबेट पे अगर आते तो बहुत अच्छा लगता, मगर मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। स्मृति, आपका वो सपना कभी साकार नहीं ये तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। बट स्मृति ईरानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही मैं कहती हूँ आप और मैं छोड़िए, आपके एक सीनियर रिपोर्टर हैं ऐश्वर्या, हाँ, उनसे बात करवा लें तो भी बहुत गनी कोशिश करते हैं। स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।